दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार रंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं इंडियन हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें चीज़ों को सरल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ें और इस सफ़र को मज़ेदार बनाएं। यह कोर्स आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस संदर्भ में आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आज से हम ये जो प्राचीन भारत का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखने से पहले हम लोग देखें थोड़ा कि इतिहास जो है वो इतिहास क्या है। संक्षेप में किसको कहते हैं इतिहास, क्या है इतिहास? तो इतिहास जो है मानव सभ्यता से संबंधित घटनाओं का उस तरह का घटना है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मौजूद हो, और साथ ही साथ वो जो लिखित साक्ष्य मौजूद हो वह पढ़ा भी गया हो। अगर इस तरह का चीज़ है तो उसको हम इतिहास कहते हैं। उसके बाद आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है इसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको आद्य इतिहास। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो जानकारी है वो लिखित रूप में है, लेकिन वर्तमान समय में आज तक हम उसको पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता वो प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास की श्रेणी में जाएगा। ये प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री, इसका लिखित साक्ष्य ही मौजूद नहीं है। मतलब इस संदर्भ में किसी भी भाषा में, किसी भी लिपि में कुछ लिखा ही नहीं गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? वो प्राग इतिहास है, जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। चलिए, प्राग इतिहास इसको हम कई भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे पहले है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और उसके बाद ये है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी सुविधा की दृष्टि से पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण, इस काल में हम लोग बांटते हैं। पूरा पाषाण ये 25 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष, मध्य पाषाण 10,000 से 8,000 वर्ष, 4,000 तक भी जाता है, और ये नव पाषाण 10,000 से 1,000 साल। देखिए, ये जो डिवीज़न है ये वेरी कर सकता है, और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, पूछा किस तरह से जाता है क्वेश्चन कि इसका संबंध किस चीज़ से है। जैसे आपको मैं बताऊं, जो पूरा पाषाण है, पाषाण का मतलब पत्थर, तो ये तीनों जो विभाजन है इसमें औजार के रूप में पत्थर का बड़ा रोल है। और ये अगर पूरा पाषाण की बात करें तो यहाँ पर जो औजार है वो बेडोल प्रकार का है, बेढंगा है, अच्छा नहीं है। वहीं अगर हम मध्य पाषाण में जाते हैं तो यहाँ पर जो पत्थर के औजार हैं वो सूक्ष्म प्रकार के हैं और वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं। और अगर नव पाषाण की बात करें तो यहाँ उसी पत्थर को काफ़ी चमकीला, पॉलिशदार बनाया गया है। तो ये विशेषता है यहाँ की। तो इसके आधार पर आपसे सवाल बनता है कि भाई जो बेडोल प्रकार के हथियार है, औजार है, वो किस काल में बनाए जाते थे? तो आपका जवाब होगा पूरा पाषाण काल। और उसी तरह से एक और विशेषता जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो आग का आविष्कार है ये किस काल से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल से। पशुपालन का संबंध किस काल से है? तो मध्य पाषाण काल से। और कृषि कर्ण मानव को कब आया? तो वो नव पाषाण काल में। तो इस हिसाब से चीज़ों को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कृषि को ला देंगे पूरा पाषाण में, आग को ला देंगे नव पाषाण काल में, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, और ये आग ऐसा बात नहीं है कि पूरा पाषाण वाले के पास था, इनके पास नहीं था, इनके पास था पशुपालन, इनके पास, ये फिर से कैरी करते जाता है आगे के जनरेशन को। कुछ चीज़ और देख लें, कुछ और विशेषता को देख लें भोजन के संदर्भ में। पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वो उसके अलावा शिकारी भी थे, मछली पकड़ना भी उनको आता था। भोजन संग्रह के रूप में वो पेड़ पौधे से जो फल फूल इकट्ठा करते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे, और साथ ही साथ जो मरे हुए जानवर हैं, जो खुद मर गया हो या जिनको शिकारी पशु ने उनको मार दिया हो, तो उस तरह के पशु का भी मांस खाते थे लोग। मध्य पाषाण काल में ये चीज़ें तो
आता है इधर से कैरी करता है। जैसे लोग को जो है वो भोजन संग्राहक रहते हैं, शिकारी रहते हैं, मछली पकड़ना तो आता है, साथ ही साथ वो एक चीज़ और सीख जाते हैं। इसी समय जो है पशुपालन का विकास हो जाता है। कब? तो मध्य पाषाण काल में। हम लोग इधर भी देख चुके हैं। और सबसे पहला पशु जिनको पालतू बनाया गया वो क्या था? वो था भाई कुत्ता। और नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कृषि। इसके अलावा लोगों को चाक और पहिया ये भी बनाना आ गया था, जिसके वजह से जो है कुम्भकारी का काम, वो मिट्टी का घड़ा बनाना, बर्तन बनाना, ये आ गया। और साथ ही साथ जो है पहिया के आविष्कार से जो है बाद में चल के परिवहन साधन के रूप में इसका जो है विकास होता है। आगे देख लें वस्त्र के संदर्भ में, क्योंकि जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक भोजन, वस्त्र, आवास लोगों की जो है मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो इनको देखें, इस समय जो है लोग पेड़ के छाल, जानवर के खाल और सिले हुए भी कपड़े पहनने का प्रारंभ जो है पूरा पाषाण काल में जो है ये स्टार्ट हो गया। चौंकिएगा मत, ये पूरा पाषाण काल में जो है सिले हुए कपड़े भी जो है लोग पहनना स्टार्ट कर दिए थे। ये चीज़ यहाँ भी आता है मध्य पाषाण में और नवपाषाण काल में। और इसमें परिवर्तन ये चीज़ आता है कि धीरे 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 जो है ये उत्कृष्टता बढ़ते जाती है और लोग खाल और छाल को त्यागते हुए और सिले हुए कपड़े के जो है ऊपर निर्भर हो जाते हैं मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में। आवास देखें, लोग गुफा में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। यहाँ भी उसी तरह का चीज़ था, लोग गुफा में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, लोग यायावर तरह से जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। कहाँ पर? पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण काल में एक परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, कि लोग जो है अस्थायी बस्ती बनाकर रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर कृषि का विकास हो गया था। देखें इस समय जो है चित्रकला का भी जो है विकास हो गया। तो संक्षेप में ये पूरा का पूरा जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है ये पूरे दुनिया के संदर्भ में है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इस तरह का चीज़ हो रहा है। और आज अगर आप देखेंगे तो आपको जो है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में और इसके अलावा बहुत जगह पर जो है आपको ये पाषाण काल से संबंधित जो है वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो मोटा मोटी इतना चीज़ अगर आप याद रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आपको जो है आगे समझने में ज़्यादा जो है आसानी होगी, ज़्यादा जो है बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग जो है भारत में जो है भारत में पूरा पाषाण काल को देखते हैं, या भारत में पाषाण काल को देखने का प्रयास। ये भारत में ये पाषाण काल। चलिए देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जाने कि हम लोग जो पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि जो है अगर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो उसको जो है हम हल कर सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से बनता है, जैसे कि पूरा पाषाण जो स्थल है उसका संबंध जो है किस काल से है। जैसे मान के चलिए पूछ दिया जाए कि पल्लवरम जो है किस काल से संबंधित है, हमारा जवाब होगा पूरा पाषाण। आपसे पूछ दिया जाए कि आदमगढ़ जो है बागौर किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण। उसी तरह से मेहरगढ़ कोल्डीबा कहाँ से संबंधित है, तो नवपाषाण। ये इस तरह से सवाल बनता है। और दूसरा सवाल ये भी बनता है कि कोई पुरावशेष है, कहीं पे कुल्हाड़ी मिल गया, कहीं पर गर्तावास मिल गया, तो अगर इस तरह का चीज है तो उसका संबंध जो है किस तरह के किस जगह से है, तो ये दूसरा जो है साइड भी पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख ले कौन कौन सा साइड है, उसके बाद इससे संबंधित कुछ विशेषताएं जो है आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल में देखें ये पल्लवरम बहुत महत्वपूर्ण घटना, सबसे पहले जो है हम लोग आगे देखेंगे ये नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी, सोन नदी घाटी, डिंडवाना, कुरनूल, ये संबंधित किस चीज़ से है, ये संबंधित है पूरा पाषाण काल से। उसी तरह से मध्य पाषाण काल अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो जो है मदहदा है, आदमगढ़ है, बागोर है, सरायनहर है, भीमबेटका है, दमदमा है, सिंगरौली है, बेलन घाटी है, ये चापनी मंडो है, ये सारे जगह जो है इसका जो संबंध किस चीज़ से है, इसका संबंध जो है मध्य पाषाण काल से। वैसे जाने कि ये जो भीमबेटका है इसका आप देखेंगे कि ऊपरी पूरा पाषाण में भी जो है इसका संबंध मिलता है और कई बार आपको जो नवपाषाण में भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा भीमबेटका वो इस हिसाब से कम पूछा जाएगा, लेकिन इस हिसाब से पूछा जाएगा कि भीमबेटका का जो संबंध है किस चीज़ से, किस विशेषता के लिए ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन लाखों बार हजारों बार पूछा गया, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नवपाषाण काल में उसी तरह से मेहरगढ़, कोल्डीबा, बुरजाहोम, गुफरकल, चिरांद, संगनकल्लू, पिकलीहल, टेक्कलकोटा, ब्रह्मगिरी आदि, चिल्लूर, ये सारे जगह हैं। चलिए आगे हम लोग देखें पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ विशेषताएं देख लें, कुछ साइड देख लें। और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 13 मई 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा प्रारंभ हुई।
इन्हें जो है कहाँ पर हुआ भाई, ये पल्लवरम नामक जगह, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सबसे पहले ये मद्रास में पड़ता है, वर्तमान तमिलनाडु में। यहाँ से काफ़ी पाषाण उपकरण मिले और उसमें सर्वप्रमुख क्या है, हैंड एक्स, हस्त कुठार, हाथी का जो वो हाथ का जो वो कुल्हाड़ी है वो यहाँ से मिला था। कहाँ से, ये पल्लवरम से। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, उच्च पुरापाषाण स्थल, उच्च पुरापाषाण स्थल लोहदा नाला, लोहदा नाला कहाँ पर पड़ता है, ये बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ पर, इलाहाबाद, यूपी से संबंध है इसका। से अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति मिली है। देखिए, मातृदेवी जैसे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में चलता है कि जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उससे पहले पूरा पाषाण काल में ही मातृदेवी की मूर्ति मिली है। किससे से बनी हुई, अस्थि से बनी हुई, हड्डी से बनी हुई। मिला कहाँ पर, बेलन घाटी, और बेलन घाटी कहाँ पर, इलाहाबाद, यूपी में पड़ता है। और वो पर्टिकुलर साइड जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं वो है लोहदान, लोहदान वाला, लोहदा नाला, ठीक है, सॉरी, लोहदा नाला। भारत में मानव का प्राचीनतम साक्ष्य जगह है हथनौरा, पश्चिमी नर्मदा घाटी, एमपी में पड़ता है, यहाँ से मिला। इसकी खोज जो 1982 में हुआ। तो हथनौरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में मानव के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ नर्मदा घाटी भी रहे तो आप नर्मदा घाटी मारेंगे, और इससे भी अगर डीप में जाएगा तब जाएगा हथनौरा, तो हम उस स्थिति में मारेंगे क्या, ये हथनौरा। और अगर पूछ दिया कि हथनौरा जो पड़ता कहाँ पर, तो एमपी में, तो इस हिसाब से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि से परिचित नहीं था। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो पूरा पाषाण काल की जो घटना, सबसे प्रमुख घटना क्या है, वो अग्नि की खोज है। लेकिन भारत में ये मिसिंग है। भारत में ये जो है, भारत के लोग अग्नि से परिचित नहीं थे। कब, पूरा पाषाण काल में। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इस चीज़ को याद रखिएगा और जो है इससे आपको मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज कर जाइएगा कि जो है भारत में अग्नि का जो है खोज था पूरा पाषाण काल में। चलिए, मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ विशेषता को देख लें। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र के जो मदहदा जगह है, विंध्य क्षेत्र में मदहदा जगह, वहाँ से प्राप्त होता है। लघु पाषाण उपकरण मिला है। जानते हैं आप लोग जो है मध्य पाषाण काल का जो विशेषता है, सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर लघु पाषाण उपकरण जो है मिले हैं। और इसकी खोज किनके द्वारा की गई थी, ये सीएल कार्लाइल के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। किनका, जो है मदहदा का। मदहदा से क्या क्या मिला है भाई, आवास मिला है, गर्त चूल्हा मिला है, हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं, समाधान मिले हैं, और स्त्री पुरुष के युगल समाधि यहाँ से प्राप्त हुई है। ये बात आपसे जो पूछी जा सकती है, और एग्जामों में जो है ये चीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये चीज़ पूछा जा सकता है। आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ पड़ता है एमपी होशंगाबाद में, और बागौर पड़ता है जो अगर भीलवाड़ा राजस्थान में। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कब, 5000 ईसा पूर्व। घटना कब की है, मध्य पाषाण काल की। चापनी मंडों के बारे में थोड़ी सी विशेषता जान लें। यहाँ पर मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है। कहाँ पर, वो चापनी मंडों में। सरायनहर यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। सरायनहर और मदहदा, ये मदहदा, यहाँ से हड्डी एवं सिंग निर्मित जो है उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। मदहदा में खास तौर से जो है ये जो बनाग्र है, वो सिंग के बनाग्र मतलब बाण के तीर के आगे वाला जो भाग है वो यहाँ पर जो है मिला है। भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण साइट, और हजारों बार ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। भीमबेटका रायसन एमपी में पड़ता है ये, और 500 से अधिक जो यहाँ से गुफा चित्र मिला हुआ है। संबंध किससे है, संबंध इसका जो है मध्य पाषाण से, वैसे जो है पूरा पाषाण काल से भी इसका संबंध जो है दिखाया जाता है। और चित्रकला का भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग जो दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल से संबंधित कुछ साइट। मेहरगढ़,
VBI बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मेहरगढ़ ये पड़ता कहाँ? पश्चिमी बलूचिस्तान में, और ये बोलन दर्रा के समीप है। इसको बोलन दर्रा को बेलन घाटी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है और बेलन घाटी जो है इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ पर 700 ईसा पूर्व में गेहूं उगाने के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पालतू भैंस भी जो है मिलने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कहाँ सर? मेहरगढ़ में। इसके बाद देखें कोल्डिवा क्यों महत्वपूर्ण है भाई? कोल्डिवा पड़ता कहाँ पर? इलाहाबाद, यूपी, बेलन घाटी। बेलन बोलन ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ 6,500 ईसा पूर्व या 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच जो है यहाँ पर क्या होता है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर? भारत में। वैसे जाने विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ पर मिलता है? वो चाइना में, यांगसी नदी घाटी में वो चीज़ दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ पर? वो कोल्डिवा नामक जगह है। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ये साक्ष्य कहाँ से? मिट्टी के बर्तन के ठीकरों पर धान के दाने, भूसी, पुआल के अवशेषों में चिपके हुए मिले हैं। कहाँ पर? ये कोल्डिवा में, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है धान की खेती होती थी। साथ ही साथ यहाँ पर अनाज रखने के लिए घड़े और मटके भी जो है मिले हैं। चलिए, बुर्जाहोम बहुत महत्वपूर्ण साइट, संबंध किससे? नवपाषाण काल से। ये कोल्डिवा, मेहरगढ़ सारे के सारे जो है नवपाषाण काल। बुर्जाहोम कश्मीर में पड़ता है और यहाँ पर जो है गर्तवास और जो मानव का जो शव मिल है उसके साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्तावास उसको कहते हैं, ये गड्ढे के नीचे जो लोग घर बना के रहते थे, जमीन के अंदर गड्ढे के नीचे घर बना के रहते हैं, तो उसको गर्तावास कहते हैं। और गर्तावास जो है कश्मीर का एक और साइट है गुफरकल, वहाँ से भी ये प्राप्त हुआ है। बुर्जाहोम की जो खोज है, बुर्जाहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने ये 1935 में की। तो दो बात, एक बुर्जाहोम किसके लिए फेमस हो गया? एक गर्तवास के लिए, दूसरा जो है यहाँ पर जो कब्र मिला है उस कब्र में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का जो है यहाँ पर देखा गया है उसके साथ में। चिरांद तो नहीं, चिरांद बहुत महत्वपूर्ण साइट कहाँ का भाई? ये बिहार में सारण में पड़ता है। ये हड्डी के उपकरण मिले हैं और हड्डी के उपकरण नवपाषाण कालीन साइड में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिले हैं? ये चिरांद में मिले हैं। दूसरे जगह पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये जो है क्या हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखें हम लोग। आगे जो है दो जगह और, ये संगन कल्लू, ये बेल्लारी कर्नाटक में पड़ता है, और पिकलीहल यहाँ पर किस लिए इसको जानते हैं? राख का टीला यहाँ पर मिला है। कि राख का टीला मिल गया तो क्या क्या बहुत बड़ा हो गया क्या चीज़? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। राख का टीला वहाँ पर मिलता था कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या होता था, लोग जो है अपने पशु को लेके आते थे एक जगह पर, वहाँ पर चराते थे और सारा का सारा दिन बहुत दिन तक वहाँ पर रहते थे। और उस स्थिति में क्या होता था, उसके गोबर और जहाँ पर वो रहते थे सारे को एक जगह पर जो मिला के वो जला देते थे और चले जाते थे। और ये बरस दर होते रहता था, जिसके वजह से यहाँ पर जो क्या हो जाता था? टीले का निर्माण हो जाता है, जिसके वजह से ये साइड बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो संगन कल्लू और पिकलीहल, इसका संबंध किससे है? राख के टीले से है। और राख का टीला क्या है उसको आप लोग समझ चुके हैं। चलिए दो साइट और, टेक्कलकोटा, ब्रह्मगिरी और आदि चल्लूर, यहाँ से महापाषाण के जो साक्ष्य मिले हैं। महापाषाण क्या है? महापाषाण जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। महापाषाण का संबंध नवपाषाण काल से है। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और उसी में से कहीं पर मध्य पाषाण के जगह पर आप जो महापाषाण दे दीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्यों? कि महापाषाण का संबंध किससे है? ये नवपाषाण काल से है। यहाँ पर मृतकों को दफनाने के स्थान था और ये लोग पहाड़ी ढलानों पर रहते थे और सिंचाई की सहायता से ये धान की खेती करते थे। बाद में चल के यहाँ पर जो है लोहे की भी उपकरण देखने को मिला है। तो ये जो महापाषाण है क्या है? महापाषाण इस तरह का चीज़ है कि महापाषाण जैसे लोगों के कब्र बन गए और यहाँ पर जो है ये बड़ा बड़ा पत्थर जो है यहाँ पर जो है गाड़ देते थे और उसी को जो है नाम दिया गया जो है महापाषाण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और धीरे धीरे जैसे ये हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा आपको ये और मज़ा लगते जाएगा। और परीक्षा की इस घड़ी में जहाँ भी हैं मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।